हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं का जो कि विषय आपका विज्ञान है। यहाँ पर सत्र आपका 2025 और 26, तो इसमें अध्याय नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपका अध्याय 8 जिसका नाम है अनुवांशिकता। इस प्रकार से आपका अध्याय दिया, यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है रिवीजन के लिए दिया गया है और आपका प्रश्न यहाँ से अनुवांशिकता के जनक इस तरीके से दिया गया है। और इस अध्याय का सबसे पहले लास्ट प्रश्न देखते हैं। आपका लास्ट यहाँ तक दिया है, यानी यहाँ तक क्या है पूरा कंप्लीट मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला प्रश्न कहा है अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर है गेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, दूसरा प्रश्न नर में कौन सा गुण सूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो आपका नर में जो है ना, नर में XY होता है। निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक है, कौन सा रोग। इसका राइट आंसर डायबिटीज। डायबिटीज जो है अनुवांशिक रोग। यहाँ पर है मनुष्य की कोशिका में गुण सूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़े। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया। इसका राइट आंसर है मटर। मटर का जो पौधा है उस पर प्रयोग किए। ठीक है, चलिए प्रश्न 6। यहाँ पर मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल डबल टी और शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा। सही आंसर है 3:1। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, तो यहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर भरना है अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अगला प्रश्न 2, यहाँ पर भरना है जीन। जीन एक अनुवांशिक इकाई है। कैसा है, अनुवांशिक इकाई। नंबर 3 है अनुवांशिक पदार्थ का विनियम। तो यहाँ पर आपको होगा क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। नंबर 4 है मेंडल ने, तो यहाँ पर भरना है अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किया। 5 सभी जीवों का शरीर, तो यहाँ पर होगा कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे 6 से लेकर 10 तक अब देखते हैं। यहाँ पर मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण XY या 23वें जोड़े द्वारा होता है। प्रश्न 7 अनुवांशिकी का प्रतिपादन गेगर जॉन मेंडल ने किया। 8 मेंडल ने अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को, यहाँ पर आपको लिखना है फैक्टर, नाम दिया। 9 जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम विल्हेम जोहानसन है। 10 अनुवांशिकी के जनक का नाम, इनका जो नाम है गेगर जॉन मेंडल। प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाइए। चलिए तो सबसे पहले मिलान करना है मेंडल का होगा अनुवांशिकता से मिलान करना है वाटसन एवं क्रिक। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर इसका मिलान करना है आपको DNA से। उसके बाद सटन, तो सटन का होगा जीन की संरचना
अगला है नर में लिंग का निर्धारण। इसका मिलान गुण सूत्र से करना है। गुण सूत्र से जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी, इसका मिलान आपको ए से करना है पुत्री पीढ़ी। इतना करने के बाद जैसा कि मेंडल देख रहे हो तो इसके सामने में यहाँ पर लिखना है मेंडल का मिलान किससे हुआ है, तो आनुवांशिकता से। तो यहाँ पर लिखना है आनुवांशिकता। उसके बाद 2 का मिलान किए थे DNA से। इस तरीके से आपको सामने में भी लिखना है, मिलान भी करना है और सही मिलान जो आपने किए उसको सामने में लिखना है। जैसे कि सटन का मिलान किए हैं जीन, तो यहाँ पर सामने में लिखना है जीन की संरचना। इस तरीके से आपको पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पर है सत्य असत्य चुनिए। पहला है पुष्प के लाल एवं सफेद रंग में सफेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है। ये जो आपका प्रश्न 1 है तो यहाँ पर आपको लिखना है असत्य। अगला है बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है। ये भी आपका सत्य है। तीसरा नंबर है जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करते हैं वे क्षीण होते जाते हैं। ये आपका असत्य है। 4 नंबर में कहा है प्रकृति योग्यतम का चयन करती है। यह भी आपका सत्य है। 5 नंबर में कहा है जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते वे आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। ये भी आपका असत्य है। क्या होगा? असत्य, ठीक है। चलिए अब कहा है 2 अंक के प्रश्न। पहला है आनुवंशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? उत्तर रहेगा जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है तथा ये लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न कहा है आनुवंशिकी से क्या समझते हो? उत्तर रहेगा आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण उनके संचरण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी कहलाती है। चलिए प्रश्न 3 है विभिन्नताएं जिसे कहा जाता है जैव विविधताएं क्या होती है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बोला है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा विभिन्नताएं एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यही विभिन्नता अथवा जैव विविधता कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? उत्तर प्रभावी लक्षण जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे प्रश्न 5 अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? 4 में कहा गया था प्रभावी लक्षण, 5 में कहा है अप्रभावी लक्षण। इस प्रश्न का उत्तर अप्रभावी लक्षण जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में लक्षण छिपा रहता है, वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। यहाँ पर प्रश्न बोला है एक संकर क्रॉस
क्या होता है? उत्तर, एक संकर क्रॉस एक विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को एक संकर क्रॉस कहते हैं। प्रश्न 7 है, द्विसंकर क्रॉस क्या है? उत्तर है, द्विसंकर क्रॉस दो विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट है। तो अब देखेंगे 3 अंक वाले प्रश्न। पहला है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों? इसका उत्तर, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में इसलिए वंशानुगत नहीं होते क्योंकि वह जनन की क्रिया द्वारा अपने संततियों में यह गुण नहीं पहुंचा सकता है। उस जीव की मृत्यु के साथ उसके द्वारा उपार्जित लक्षण भी नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? इसका उत्तर, बाघों की संख्या में कमी से जीन पूल का ह्रास व प्रजाति विलुप्त की कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए आनुवंशिकता की दृष्टि से ये चिंता का विषय है। कैसा है? तो चिंता का विषय। प्रश्न 3 में कहा है कि किस प्रकार के जनन की विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर, तो देखिए इसका उत्तर रहेगा, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीवों में व्याप्त विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है क्योंकि उनमें अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर के द्वारा लक्षण आपस में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जबकि लैंगिक जनन में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आपस में मिलकर विभिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं। डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियां अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताओं को अधिक अस्थायी बनाती है। प्रश्न 4, गुणसूत्र क्या होते हैं? इसके कार्य लिखिए। सबसे पहले गुणसूत्र क्या होते हैं? चलिए, उत्तर में प्रश्न में था ना कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र धागे नुमा संरचनाएं हैं जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक जीन्स इन्हीं पर स्थित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागति की इनका प्रमुख कार्य है। प्रश्न 5 में कहा है कि मेंडल के नियमों के महत्व लिखिए। हाँ, यहाँ पर बोला है मेंडल के नियमों के महत्व लिखिए। उत्तर में रहेगा मेंडल के नियम वंशागति की प्रक्रिया को समझाने
हेतु अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये नियम जीवों के मध्य विभिन्न प्रकार की समानताओं व असमानताओं का कारण व्यक्त करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले लक्षणों की वंशागति की व्याख्या इन्हीं नियमों द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है मेंडल के प्रभावित के नियमों को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर रहेगा प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले किसी जोड़े में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण में आपका है लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर। इस प्रकार से आपको रेखा चित्र जो है ना इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, ये आपके लंबे पौधे यानी शुद्ध जो कि डबल टी, बौने पौधे स्मॉल डबल टी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कंप्लीट करिए प्रश्न 6। अब प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पर कहा है ना कि मेंडल के पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का, तो उत्तर में रहेगा जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को एक संकर में साथ साथ लाया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये पूर्ण शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब है 4 अंक के प्रश्न। पहला, जीन के प्रमुख चार कार्य लिखिए। देखिए 4 कार्य, उत्तर रहेगा जीन के निम्नलिखित प्रमुख 4 कार्य। पहला, यह आनुवांशिकता की इकाई होती है। दूसरा, ये प्रोटीन निर्माण में भी सहायता देते हैं। जीवों के लक्षणों का निर्धारण एवं सूचना प्रेषण करते हैं। ये डीएनए एवं आरएनए के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। प्रश्न दूसरा, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? इस प्रश्न का उत्तर, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण नर में पाए जाने वाले वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो है वो XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र जोड़ा पाया जाता है। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। यतः बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ, X या Y। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। चलिए यहाँ पर लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आखिरकार वाई गुणसूत्र की भूमिका, लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र की अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के रूप में XX
तथा पुरुषों में एक्स वाई का जोड़ा पाया जाता है। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, परंतु पिता से यदि एक्स प्राप्त हो तो लड़की एवं यदि वाई गुणसूत्र प्राप्त हो तो लड़का होता है। यथा पिता का वाई गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है। प्रश्न 4, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा यानुवंशिकी योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नर एवं मादा जनक लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में समान गुणसूत्रीय योगदान देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा दोनों जनकों के गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर के दौरान लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे संतति में यानुवांशिक रूप से दोनों जनकों के लक्षणों का समावेश हो जाता है। साथ ही दोनों जनकों द्वारा समान गुणसूत्रीय संख्या का योगदान दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न 5 में है मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया गया क्यों? आखिरकार मटर का ही पौधा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर पहला नंबर, मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। दूसरा, यह आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। तीसरा, मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है, ये स्वपरागिता होता है। मटर के पौधे में अनेक विपर्यायी गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपका अध्याय 8 भी कंप्लीट हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।